जय हिंद फ्रेंड्स, द प्रेस्टी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले हम लोगों ने कफन कहानी देखी थी और इस बार जो है हम लोग बूढ़ी काकी कहानी को देखेंगे। ठीक है, बूढ़ी काकी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पात्रों के बारे में कि इस कहानी में जो है कौन कौन पात्र है। सबसे पहला स्वयं बूढ़ी काकी है। ठीक। दूसरा बुधिरा जो इनका भतीजा है। और इन्हीं की पत्नी है जिसका नाम है रूपा। अब इनके जो है बेटे बेटियां भी हैं। एक बड़ा बेटा है, ठीक है, और उसके बाद जो है एक बेटी है। बड़े बेटे का नाम क्या है? बड़ा बेटा कौन है? तो बड़ा बेटा का नाम है मुखड़ा। ठीक। और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है लाडली। तो देखो, इस पूरी की पूरी कहानी में जो है मुख्य केंद्र पे कौन है? तो वह है बूढ़ी काकी। और इस कहानी और ये कहानी जो है 1921 में जो है आई। ठीक। देखो, इस पूरे के पूरे बूढ़ी काकी कहानी में क्या है कि वृद्धा की जो समस्या है उस समस्या को जो है उनसे प्रेमचंद जी इस कहानी में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो है एक बार संपत्ति अपने बेटे या फिर अपने किसी भी परिजन के हाथों में सौंपने के पश्चात उनकी स्थिति क्या होती है। तो पहले हम लोग फिलहाल जो है कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखो, तो कहानी के आरंभ में क्या है कि बूढ़ी काकी है। ठीक। तो बूढ़ी काकी के जो हस्बैंड है यानी कि जो उनके पति हैं उनका देहांत बहुत पहले ही हो गया है। ठीक। उनका एक बेटा होने वाला था तरुण। नाम याद रखना, इनका एक बेटा होने वाला था। नाम क्या है? तरुण। लेकिन ये भी बेचारा होते होते ही इनका भी देहांत हो जाता है और ले दे करके जो है अब बुढ़ापा सिर पे ना चढ़ा है। और इस बुढ़ापे में जो है वो करे क्या? हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इनका एक भतीजा है जिसका नाम है बुधिरा। ये कौन है? भतीजा है, भतीजा। ठीक। तो भतीजे ने क्या कहा, जैसे कि आमतौर पर होता ही है कि अगर कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अगर जिद कर रहा हो कि नहीं पिताजी मुझे वो खिलौना चाहिए या फिर मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो माता पिता आराम से जानते हैं कि ये इस बकलोन कैसे बकलोन बनाना है। तो ठीक वैसे ही फुसलाते हैं उनको, बच्चे को बहला फुसला कर कहते हैं कि आगे चलो। आगे चलने के पश्चात जो है आपको वो मिल जाएगी, इससे अच्छी आइसक्रीम दिला दूंगा, चिंता ना करो। बेटा लूट लूट के रो रहा है, अरे आगे मिलेगा, चिंता ना करो, आगे मिल जाएगा। अब इसी तरीके से बहला फुसला लेते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, पता चला आगे आ गया, बेटा कह रहा माँ मिला तो नहीं मुझे। तो ठीक वही हाल है यहाँ पर बूढ़ी काकी की। हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जमीन जायदाद भी इनके पास थी। तो बुधिरा ने क्या कहा कि दादी अम्मा ये जो संपत्ति है ये मेरे नाम पर कर दीजिए। और नाम कराते वक्त इन्होंने खूब लंबी लंबी बातें इन्होंने हाँकी। कहा कि मैं आपकी देखभाल करूँगा, आपको जो चाहिए वो खाने पीने के लिए मिलेगी, आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ या कोई समस्या नहीं होगी। तो बूढ़ी काकी ने क्या किया, अपनी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। ठीक। बुद्धिराम बाकी भी सज्जन व्यक्ति थे, बहुत सज्जन थे, लेकिन सज्जनपनता उनका तभी तक था जब तक उनके कोष यानी कि जब तक उनके धन पर कोई समस्या ना आए या कोई खर्च उनके ऊपर ना पड़े, तब तक सज्जन व्यक्ति है। और बूढ़ी काकी की हालत क्या है यहाँ पर? ये लोग क्या करते थे, बूढ़ी काकी को जो है बहला फुसला करके उनसे उनकी संपत्ति अपने नाम पर करवा ली। और करवा लेने के बाद अत्याचार शुरू। अब देखो बुढ़ापे में क्या होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा और एक कोई बूढ़ा या फिर कोई वृद्ध आदमी को देख लो, आदमी हो या फिर यहाँ पे जो बूढ़ी काकी हो उनको देख लीजिए आप। तो वृद्ध अवस्था में और एक बच्चा अवस्था में, बाल्यावस्था में, ये दोनों में ही क्या होता है कि लगभग बच्चा और एक वृद्ध आदमी दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक। क्योंकि बच्चा जो है उस समय जिद करता रहता है और वृद्धावस्था में जाने के पश्चात व्यक्ति की हालत ठीक वैसी ही हो जाती है, उतनी समझदारी उनके भीतर होती नहीं, बुद्धि काम नहीं करती है, जिद करते हैं।
तो तो ठीक उसी तरीके की हालत यहाँ पर बूढ़ी काकी की है। बचपना इनका, कई लोग जो है वृद्ध होते हैं तो उनका मन जो है भक्ति, धर्म, पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों की ओर जो है ध्यान जाता है, लेकिन इनका ध्यान आ गया है कहाँ पर? स्वाद पर, जीभ स्वाद, यानी कि खाने पीने की ललक बहुत होती है। जैसे कि आप लोग अगर अपने बचपन की बातों को अगर याद करें तो क्या होता था हमारे ज़माने में, तो 1 रुपया मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1 रुपया मिला, भागते हुए दुकान गए, कुछ ना कुछ चटपटा चीज़ लाए, खा लिए मस्त, क्योंकि हर दिन हमें चाहिए कुछ ना कुछ नई चीज़ खाना है, कोई चटपटी खानी है तो कोई कुछ और खाना है, हमेशा जो है जीभ अन्य अन्य स्वाद खोजते रहते थे। तो ठीक बुढ़ापे के समय में इनकी स्थिति भी वैसी है वही काकी की। अगर इन्हें खाना अगर टाइम पे ना मिले, अच्छा खाना अगर ना मिले तो जोर जोर से चिल्लाती हैं, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, गला फाड़ के चिल्लाएंगे। एक एक बुढ़िया होती हैं तो अगर एक एक बच्चे भी ऐसे, अगर आप बच्चे को ही देख ले, कुछ ना मिले तो फिर देखो लगेंगे गला गला छोड़ो, लगेंगे ज़मीन साफ करने, लेट लेट करके यूं आगे डांस करेंगे कि पूछो ही मत। तो ठीक यहाँ पर बूढ़ी काकी भी है, भोजन अगर टाइम पे नहीं मिला, खाने में ज़रा सा विलम्ब हो गई, एक तो इन्हें चटपट चटपट चीज़ें उन्हें चाहिए भी होती है, ठीक, तो फिर क्या, बूढ़ी काकी चिल्लाने लगती। और जो रूपा है इनकी अर्धांगिनी, ये तो तरह तरह के जुर्म उनके ऊपर ढाया करती थी। खाना खाने के लिए जैसे ही बूढ़ी काकी चिल्लाना शुरू करती तो वो कहती, बुढ़िया तेरे पेट में आग लग गई, इतना खाना खाती है लेकिन फिर भी चैन नहीं है। 250 रुपए की इनकी संपत्ति थी। इनकी संपत्ति कितनी थी? 250 रुपए, सॉरी 200 रुपए थे। 200 रुपए वार्षिक आय। ठीक, इतनी की संपत्ति थी और इतना कुछ मिल गया था और हर साल इन्हें जो है 200 रुपये जो है आराम से मिल जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी बूढ़ी काकी को ठीक ठाक जो है खाना नहीं मिलती। ऊपर से इनके जो बच्चे थे बुढ़ीराम रूपा के 2 बेटे, बड़ा बेटा का नाम क्या है? मुखराम, बीच वाले बेटे का नाम कुछ भी पता नहीं चलता है, बेटी का नाम है लाडली। अब ये बच्चे क्या करते हैं? अब देखो यहाँ पे बूढ़ी काकी, ध्यान से देखना है, ठीक, काकी जो है ऐसे बैठी हुई है, ये रही बूढ़ी काकी। अब यहाँ पर जो है इनके बच्चे हैं, बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, ये क्या करते हैं, कभी इनके ऊपर जो है पानी की कुल्ली कर देते हैं, ये इनके जो है चुटकियाँ देकर मजे लेते हैं, चुटकी देकर, ठीक, इस तरीके से बूढ़ी काकी को खूब परेशान करते हैं। और बूढ़ी काकी जब परेशान हो जाती, रोने भी लगती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर ये ज़बरदस्त गालियाँ भी देती थी, लेकिन गालियों को सुनते ही रूपा बाहर आ जाती और रूपा को देख कर इनकी हालत हो जाती थी खराब। रूपा दिखने में तो काफ़ी ठीक, लेकिन उसके डर के कारण बुढ़िया के मुंह से, यानी कि बूढ़ी काकी के मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकलती, जैसे कि शरीर पत्थर पड़ गया। तो अब ये लोग इसी तरीके से परेशान करते थे, ठीक। और बूढ़ी काकी के सबसे प्रिय अगर कोई था तो वह है लाडली। कौन? ये सबसे प्रिय, इसलिए क्योंकि दोनों भाई थे बहुत ही उज्जट, बहुत ही बदमाश, शरारती टाइप के, और ये लोग क्या करते थे, अपनी छोटी बहन लाडली को काफ़ी परेशान करते थे। तो लाडली को शरण कहाँ पर मिलता था? वह बूढ़ी काकी के पास। तो ये बूढ़ी काकी के पास भाग कर चली जाती और जब भी कुछ अच्छा खाना बनता या फिर जब भी कुछ अच्छा खाने का मन होता तो लाडली के माध्यम से बूढ़ी काकी को मिल जाता था। इसलिए दोनों का जो है स्वार्थ एक दूसरे से लगा हुआ था, दोनों से प्रेम भी था। कुछ खाना हो तो लाडली से पूरा हो जाता, अगर अपने भाई से अगर लाडली को अगर बचना हो तो वो बूढ़ी काकी के पास चली जाती। तो दोनों में बड़ा गहरा संबंध देखने को मिलता है। और ऊपर से बूढ़ी काकी की एक और आदत जो आमतौर पर आप लोग देखते ही होंगे आसपास या फिर पड़ोस में, कि जब घर पे अगर बहू बेटी हो जाए, शादी विवाह हो गई है, बहू है, बेटा है, 1 या 2 जो है नाती या पोता है, ठीक, तो अक्सर मतलब जगहों पे देखा गया है कि होता क्या है कि बुढ़िया जो है, यानी कि बूढ़ी, यानी कि जो सास है, जो क्या करते हैं, जाते हैं और जाने के पश्चात बाहर बैठ उनकी मंडली लगी हुई होती है,
और सभी मंडली में लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर के बहू हो, बेटे हो, इन सभी की बुराई चालू कर देते हैं। दिन भर मजानी पसरी हुई रहती है, काम तो करना नहीं है, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। ठीक, तो वही हर भूमिका की है। जैसे ही कोई अगर आदमी आ जाता है उनके सामने, तो ये क्या करने लगती है, अपना धोखा सुनाने लगती है, अरे क्या करूं, संपत्ति इनके नाम लिख दी है, खाने को ढंग से मिलता नहीं है, लंबी लंबी बातें किए थे, देख लो साहब यही हाल है। और जैसे ही जो है बुद्धिराम देख लेते हैं तो बस इतना जोर और इतना ज़बरदस्त उन्हें डांटते हैं कि वो बेचारी चुप हो जाती है। ठीक, तो यहाँ तक तो कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, घर पे जो है तिलक का माहौल आता है, तिलक वाली बात। घर में जो है मुखराम, तिलक किसका है भाई, मुखराम। ठीक, अब मुखराम का तिलक आया। तिलक आने पर जो है क्या होता है कि सभी मेहमान आने वाले हैं, उनके खाने पीने की जो है व्यवस्था करनी है। ठीक, जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं या फिर जो खाना वगैरह बन रहा है, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था को हमें देखी नहीं। तो उस समय जो है घर में रूपा और बुद्धिराम काफ़ी व्यस्त थे और घर में बड़ी ही अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, कचौड़ी, घी, इलायची, ठीक, अजवाइन, इन सभी की सुगंध जो है बूढ़ी काकी के नाक पे जा रहा है। और बूढ़ी काकी को जो है बुद्धिराम ने समझा रखा था, रूपा ने समझा रखा था कि किसी भी कीमत पर जो है घर पे आना नहीं है, वही काल कोठरी में पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले मेहमान जो है भोजन कर लेंगे, पूजा पाठ हो जाएगा, भूख लग जाएंगे, उसके पश्चात जो है आपको खाना दिया जाएगा। लेकिन बूढ़ी काकी करे तो करे क्या, सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि वो बेचारी अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही है। क्या करे, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, इतनी अच्छी अच्छी सुगंध, बहुत कंट्रोल कर रही है। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती कि यार कितनी अच्छी गोल गोल लाल लाल पूड़ियाँ होंगी, सब्जे होंगे, रायता होगा, ठीक, जलेबियाँ होंगी। ये सारी कल्पना उन्हें बार बार जो है बेचैन कर रही है। भूख भी लगी है, भूख के मारे रोने भी लगती है कि यार खाना पता नहीं कब मिलेगा, अभी तक खाना आया नहीं है, काफ़ी देर हो चुका है। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, उसने क्या किया, उन्होंने मतलब क्या किया, वो तो चल तो नहीं सकती थी, तो हाथों के बल जो है सड़क सड़क करके वो जो है रसोइये के पास चली गई। उनके मन में इच्छा थी कि भाई खाना अभी नहीं मिल रहा है, कम से कम जहाँ पर खाना वगैरह अगर बन रहा है, अगर वहाँ पर मैं बैठ करके देखती रहूँ तो मुझे थोड़ा सा संतोष मिलेगा। और इस संतोष के लिए वो सड़क करके जो है खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पर वो चली गई। रूपा बेचारी काम में काफ़ी व्यस्त है, मेहमान आ रहे हैं तो किसी को नाश्ता देना है, किसी को कुछ और देना है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से रूपा काफ़ी क्रोध भी आता है, लेकिन क्रोध करने का समय कहाँ, अपनी क्रोध को वो पी जाती है और काम में लगी हुई रहती है। और इतने में जो है उसकी नज़र पड़ जाती है कि बूढ़ी काकी के ऊपर। बूढ़ी काकी जो है चूल्हे के पास एकदम बैठी हुई है, कचौरियाँ छन रही है। अब जैसे कि देखते ही उसके एकदम बिजली की तरह क्रोध उनके मस्तिष्क में दौड़ जाता है, रूपा के मस्तिष्क में। वो जैसे कि अगर कोई भूखा कुत्ता हो, उसके सामने अगर भोजन पड़ा हुआ हो तो वो कैसे झपट्टा मारता है, ठीक वैसे ही झपट्टा रूपा मारती है। जाती कहते कि बुढ़िया तुम्हें शर्म नहीं आती है, अभी भगवान को भोग भी नहीं लगा है, मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया है और तुम आकर के चूल्हे के सामने बैठ गई हो, ये अच्छा लगता है? हाँ, तुम्हें इतना खाना दिया जाए, तुम्हारे पेट की भूख मिटती ही नहीं है, खाते खाते मर क्यों नहीं जाती? बहुत खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि चुपचाप उठो यहाँ से और उठ करके अपने कमरे में चली जाओ, जाओ उस काल कोठरी में जाओ। इस तरीके से वो भगाती है। अब बूढ़ी काकी को यहाँ बहुत बुरा लगता है, रोना भी आता है। वो क्या करे बेचारी, फिर सड़क करके वो अपने कमरे में चली गई। फिर अपने आप को ही वो पूछने लगी कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो कोई देवी तो हूँ नहीं। पहले पूजा पाठ होगा, वहाँ पर भोग लगेंगे, उसके बाद सारे जितने भी मेहमान हैं वो सभी के सभी लोग भोजन पा लेंगे। पा लेना का मतलब होता है खा लेना। जब वो लोग खा लेंगे तब जाकर के कहीं मिलेगा। तो बूढ़ी काकी यहाँ पर जो है अपने आप को ही दोष देती है कि मुझे ही जो है कंट्रोल रखना चाहिए था, क्योंकि अभी इतने सारे काम जो है अभी बाकी है। रोना आ रहा है, रोती नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग जो है अगर उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ, जिस ज़माने में 1921 में जब ये कहानी लिखी गई, तो उस ज़माने में क्या था, जैसे कि आप लोग आज भी देख लिए, वर्तमान समय में भी जो विधवा औरत हैं, ठीक, उन्हीं को लेकर के आप देख लीजिए, जो विधवा औरत हैं, तो बूढ़ी काकी भी विधवा ही रहती हैं।
तो हमारे यहाँ पे नहीं कहेंगे, ये भारतीय समाज में अधिकांश देखने को मिलता है, जहाँ पर जो विधवा है उन्हें किसी भी कार्य प्रयोजन में, ठीक, कहीं भी कोई पूजा पाठ हो या फिर कहीं भी कोई अगर शुभ कार्य हो, तो लोगों का कहना क्या है कि कोई भी विधवा महिला उस कार्य में या फिर उस पूजा अनुष्ठान में कभी भी शामिल नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों का अपशकुन माना जाता है। ठीक, तो वैसे ही जो है यहाँ पर बूढ़ी काकी के भी मन में है कि भाई मुझे रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में अच्छा काम चल रहा है। रोना क्या है? अपशकुन है। अब रोना आ रहा है लेकिन फिर भी नहीं रो पा रहे, क्योंकि रोना अपशकुन है। अगर रो दिए तो पूजा अनुष्ठान बेकार हो जाएगा। तो बेचारी रोती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है। घर में काम चल रहा है, कई मेहमानों के पत्ते लग रहे हैं, सारी की सारी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है, सब कुछ सुन रही है। वो क्या करे बेचारी, मन महसूस कर रह जाती है। सोचती है कि मेरा एक ही तो पेट है, मुझे जितनी भूख लगती है मैं उतना ही तो भोजन करूँगी, लेकिन इन लोगों को भोजन देने में पता नहीं क्या है। पता नहीं ये लोग कब जाएंगे, कब मुझे गरम गरम कचौरियाँ मिलेंगी खाने को, दही मिलेंगी, रेवड़ियाँ मिलेंगी। ये बेचारे सोच कर महसूस कर मन रह जाती है। ठीक, मेहमान आए, जितने भी मेहमान थे सभी लोग बैठे, भोजन किए। बूढ़ी काकी कब से देख रही है ना कि कम से कम लाडली भी तो दिखाई दे। लाडली का भी पता नहीं है। लाडली डर के मारे जो है कचौड़ियाँ उसके हाथों में थी। उसने क्या किया, जो एक गुड़िया का डब्बा होता है, जैसे कि जो बच्चियाँ हैं उन्हें गुड्डे और गुड्डियों से खेलने का बड़ा शौक है, उनका एक अलग सा बक्सा रहता है। किसी की भी हिम्मत नहीं कि कोई उस पर हाथ रख दे। हाथ रख दे तो फिर देख लो, एक थी टाइम फिल्म शूटिंग चालू हो जाता है वहीं पर। तो उन्होंने लाडली ने क्या किया, उसे पता था कि बूढ़ी काकी भूखी होंगी, वो सारा दुर्व्यवहार अपने मम्मी का वो देख रही थी। लेकिन माँ भी है वहीं पर, माँ के डर के कारण वो बूढ़ी काकी के पास जा भी नहीं पा रही है। उसने क्या किया, चोरी से जितनी भी पूरियाँ थी, कचौड़ियाँ थी, उसने अपने डॉल वाले यानी कि जो पुतुल वगैरह होते हैं उस बॉक्स में उन्होंने चोरी से भर लिया। लेकिन जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसी जगह से होकर के जाना है। माँ भी वहीं पर है। माँ ने अगर देख लिया तब तो कुटाई पिटाई लिटाई ठुकाई चालू, दे दनादन चालू। तो डर के मारे वो जाती भी नहीं है। तो बूढ़ी काकी मन महसूस कर रहती है, यार कब मिलेगा भोजन। सुगंध फिर खींच लेती है, मन को बेचारी रोक नहीं पाती। फिर वो क्या करती है, एक तो कम दिखाई देता है, रेंगते रेंगते हुए जहाँ पर मेहमान भोजन कर रहे थे दोनों साइड, जैसे कि यहाँ पर मेहमान लोग हैं भाई, ये बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर भी जो है मेहमान बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, ठीक, थालियों में अलग अलग चीज पकवान भरे हुए हैं। लोग समझ में आ जाए, कम से कम ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए। और यहाँ पर इनके खाने जो है परोसे गए। अब वही काकी यहाँ पर क्या करती है, चली आती है सलग सलग करके। अब जितने भी मेहमान थे, अरे ये बुढ़िया कहाँ से चली है, कौन है ये बुढ़िया, कहीं छू न दे, अपशकुन ना हो जाए। अपशकुन वाली बात ये उस कहानी में लिखी गई है। अचानक जो है बुद्धिराम हाथों में जो है थाली में जो है सारी की सारी भोज्य पदार्थ जो रखी हुई थी वो लेकर के चले आए, और उनकी नजर पड़ गई बुढ़िया पर, बूढ़ी काकी पर। इतना जबरदस्त क्रोध आया कि थाली पटक कर बूढ़ी काकी को गोद में उठाते हुए, मतलब घसीटते हुए घसीट कर लेकर गए और ले जाकर के उनके कमरे को धम से पटक दिया। कहा कि चुपचाप यहीं पे पड़ी रहो, जहां बाहर निकल कर गई तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी मेहमान अभी भोजन कर रहे हैं, और कम से कम इतनी तो समझदारी होनी ही चाहिए थी कि आपको वहाँ नहीं जाना है। आखिर खाना मिल ही जाएगा, आपको चिंता क्या है, वहाँ क्यों गई आप। बहुत खरी खोटी जो है बुद्धिराम ने सुनाया। अब बेचारी बुढ़िया क्या करे, बूढ़ी काकी को बहुत दुख होता है भीतर से कि मेरी ही संपत्ति पर ये लोग ऐश कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन आज मुझे ही ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा है। अरे मुझे दिखता तो कम है, उसके कारण से मैं बिना जाने सोचे समझे जो है मैं नहीं देख पाई, और जहाँ पर मेहमान भोजन कर रहे थे मैं वहाँ चली गई। तो इसमें वो मुझे कम से कम आराम से प्यार से बोल तो सकते थे कि दादी थोड़ी देर बाद आ जाना, क्योंकि अभी मेहमान भोजन कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपको भी भोजन दे दिया जाएगा। लेकिन इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी। ऊपर से हाथ पकड़े, घसीट कर लाए और ले जा करके मेरे कमरे में पटक दिया। यही नहीं सोचा कि चोट लगेगी या नहीं लगेगी। इस दुख के कारण बेचारी काकी रोने लगती है। फिर लास्ट में क्या करें, चलो कोई बात नहीं है, कसम खा लेती है, प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक अब कोई बुलाएगा नहीं भोजन करने के लिए तब तक मैं जाऊंगी ही। बेचारी काकी अब लेटी हुई है। सभी मेहमान जितने भी जो
पालकी लेकर के जाने वाले हैं, आने वाले हैं। धोबी हो, ऊँची हो, चमार हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों ने अपना भोजन खा लिया और खाने के बाद सबके सब चले गए और रात के बज गए 11। बूढ़ी काकी को बड़ी जबरदस्त भूख लगी है, उनकी मन की इच्छा उन्हें तड़पाई जा रही है, भोजन अब मिलेगा मिलेगा। रात के 11 बज गए। आखिरकार में वो रोते रोते हुए बूढ़ी काकी सो गई। लाडली की नींद खुली, 11 बज रहे हैं, माँ सोई हुई है, पिताजी भी सोए हुए हैं। लेकिन अब लाडली के बक्से में जो है कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, सारी चीज़ें जो है उनमें भरी हुई हैं, लेकिन कितना अटेगा, इतना सा डिब्बा है, कितना ज़्यादा पूड़ी या फिर कचौड़ियाँ अटेगी भाई। अब लाडली को था तो चिंता, क्योंकि उन्हें पता है कि दादी ने कुछ खाया, काकी ने, बूढ़ी काकी ने कुछ खाया नहीं है। माँ यहाँ से सो रही है, अगर जग गई तो दे दना दिन चालू, तो करे तो करे क्या। ऊपर से पूरा अंधेरा था, चूल्हे के पास वहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ था, जाए कैसे। तो फिर पता चला कि कुत्ता जो है उठ करके जा रहा है, तो थोड़ी साहस मिली कि चलो वो जा रहा है, नींद यहाँ पे नहीं खुली है, तो मैं अपना डिब्बा लेकर के चलती हूँ। वो अपने बॉक्स को लेकर के वो चली, ठीक। वो बॉक्स को लेकर के वो गई चुपके से, और चुपके से काकी को जगाया, काकी उठो, मैं आपके लिए जो है पूड़ियाँ लेकर के आई, खा लूँगा, भूखी होंगी। अब सभी लोग सोए हुए हैं, चिंता ना करो, वो इस बर्तन में भरा हुआ है। बूढ़ी काकी उठी, जैसे उन्होंने पूड़ियों का नाम सुना, उनके अंदर जोश आया कि नहीं चलो मिला है खाने के लिए। तुरंत हाथ वगैरह जो है टूने लगी, टूना मतलब स्पर्श करने लगी कि वो कौन है। आवाज़ से तो पहचानी गई लाडली है। बोले कि अच्छा बेटी लाडली ले आई हो खाना, चलो बहुत अच्छी बात है, माँ ने भिजवाए होंगे ना। बोले कि नहीं, माँ सोई हुई है काकी, आप जो है कचौड़ियाँ खा लो। बेचारी क्या करे, उठी, तुरंत हाथ जो है पूरी कचौड़ी पर गए, टपाटप खाते चली गई, लेकिन फिर भी भूख नहीं मिटी। कहा कि बेटी लाडली और भी हैं क्या, भूख बड़ी तेज लगी हुई। अब जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति हो, अगर उन्हें थोड़ी सी चीज़ अगर दे दिया जाए तो उनकी भूख जितनी पहले थी उससे दोगुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा नहीं मिला। तो ठीक है, वैसे ही स्थिति यहाँ पर बूढ़ी काकी की होगी। थोड़े से भोजन से उनकी जो आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाई, भूख और बढ़ गई। कहने लगी कि बेटा थोड़ा और खाना हो तो ले आओ, कचौड़ियाँ पूरी दही थोड़ा और हो तो लेते आओ, माँ को थोड़ा कहो। लाडली कहती कि ना ना मैं नहीं जाऊँगी माँ को जगाने के लिए, अगर मैंने माँ को अगर जगाया तो माँ मुझे पीटेंगी, इतनी रात को क्यों जगा रही है। तो फिर एक मिनट, तो फिर क्या होता है, कहता है कि बूढ़ी काकी कहती कि और ले आओ, लेकिन कहते हैं कि मैं माँ को नहीं जगा पाऊंगी, माँ मुझे मारेंगी। तो बूढ़ी काकी के मन में रहा नहीं गया। तो बूढ़ी काकी ने क्या कहा कि एक काम करो लाडली, जहाँ पर मेहमान खाए थे वहाँ पे मुझे लेकर के चलो। बेचारी लाडली यहाँ पर बात समझ भी नहीं पाई, और उसने क्या किया, बूढ़ी काकी के हाथ को पकड़ करके वो लेकर गई जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया और अपनी पत्तल छोड़ दिए थे। बूढ़ी काकी की भूख, उसकी इच्छा रहने नहीं दी रही थी। वो जूठी पत्तलों से जो है तोड़ करके, यूँ स्पर्श कर करके वो जो है पूड़ियाँ जो टुकड़े बचे हुए थे उन्हीं टुकड़ों को उठा करके खा रही थी। और फिर होता क्या है, फिर होना क्या है, फिर होता क्या है कि वो लाडली देख रही कि अरे तो बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों में से जो है भोजन उठा करके खा रही है। इतने में जो है रूपा की नींद खुल जाती है, देखती है कि बिस्तर पर जो है लाडली है नहीं। अब उसे चिंता होती है कि कहीं खटिया से नीचे तो नहीं गिर गई। खटिया मतलब समझते हैं ना आप, मुझे लगता है कि समझते ही होंगे जो गाँव से, यहाँ कलकत्ते में भी खटिया चलती है, ठीक है। तो अब रूपा को चिंता हुआ कहीं लाडली खटिया से नीचे तो नहीं गिर गई। अब वो यहाँ वहाँ देखने लगी, अचानक से उसकी नज़र पड़ गई बूढ़ी काकी पर। वो देख रही है कि बूढ़ी काकी जो है जूठे पत्तलों में से भोजन उठा करके खा रही है, और लाडली चुपचाप खड़ी होकर के देखी। अब यहाँ पर जो है, अब रूपा सोचने लगती है कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, ठीक। जिसकी संपत्ति पे मैं ऐश कर रही हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक आय 200 रुपये मुझे मिल रहे हैं, और उसे ही खाना नहीं मिला। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। एक ब्राह्मणी जो है लोगों के जूठे पत्तलों से भोजन कर रही है, इससे बड़ा दुख की बात और क्या है। हाय मैंने ये क्या कर दिया, जिसकी वजह से वार्षिक आय 200 रुपये मिल रहे हैं, और उसी की मेरी ही वजह से जो है उसे जो जूठी पत्तलों में से खाना खाना पड़ रहा है। उसे यहाँ पर जो है यह भी ख्याल आता है कि एक ब्राह्मणी को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उसे लोक लाज समाज के बारे में सोचना चाहिए,
कि वो जूठी पत्तल से न खाए, लेकिन यहाँ पर उसे जो है क्रोध नहीं आता, बल्कि जो है उसे अपने ऊपर जो है बड़ा ही दुख होता है कि उसकी वजह से, जिनके वजह से उनके घर में पैसे आ रहे हैं, वो चैन की नींद सो पा रहे हैं, आज उसी की स्थिति ऐसी है कि वो जूठी पत्तलों से भोजन उठा के कर रही है। दुख होता है और भगवान की तरफ देखती है कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी ही वजह से जो है उन्हें जूठी पत्तलों से भोजन उठा करके खाना पड़ जाए, मेरी ही गलती होगी वजह से। और वो कहते हैं कि प्रभु मुझे दंड मत दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आपने मुझे अगर दंड दिया, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। बहुत दुख होता है। थालियों में फटाफट वो क्या करती हैं कि सारे भोजन रख करके जो है तुरंत बूढ़ी काकी के पास चली जाती हैं, कहती है कि काकी क्षमा करना, तो आपके लिए मैं खाना ले करके नहीं। सारी कचौरियाँ पूरी हैं इसमें। बूढ़ी काकी की आंखें और चमक पड़ी, क्या कचौरियाँ हैं इसमें, लाओ, फटाफट खाना चालू कर देती है। और यहाँ पे रूपा क्या कहती है कि काकी भगवान से कहना कि मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अगर भगवान का प्रकोप मेरे ऊपर पड़ा तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, भगवान कहेंगे। पर मुझसे ये गलती भूल से हो गई, इसलिए आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ये भोजन कर लीजिए। और बूढ़ी काकी जैसे जैसे करके एक एक पूड़ियाँ खाती हैं, और जैसे जैसे खाती हैं उनकी सारी क्रोध, सारा दुख, सब कुछ मिटता चला जाता है। और यहीं पर जो है ये कहानी का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो मुख्य रूप से क्या दिखाया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, यहाँ पर क्या दिखाने का प्रयास करा। यहाँ पर सबसे पहली बात, इसके माध्यम से दो बातें, एक यथार्थवाद, ठीक, दूसरा आदर्शवाद। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, पहला यथार्थ यानी कि जो आजकल के जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ठीक, किस तरीके से जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो ये संघर्ष है, ये है। दूसरा क्या है, आदर्शवाद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो 1921 या 1930 के पहले की जितनी भी कहानियां हैं, वो आदर्शवाद या फिर यथार्थवाद से संबंधित कहानियां आपको मिलेंगी, लेकिन यथार्थवाद कम था। आदर्शवाद की ओर इनकी कहानियां मुख्य रूप से ज़्यादा झुकी हुई कहानियां आपको मिलेंगी, जहाँ पर ये जो है समाज को शिक्षा देने का काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनमें दो बातें रखती हैं। पहला कि नई पीढ़ी जो है किस तरीके से जो है धन के मद में या फिर संपत्ति के मद में वो इतना भूल जाते हैं कि वो अपने वृद्ध माता पिता या फिर बूढ़े काकी हो या फिर काका हो, उनकी स्थिति कितनी दयनीय कर देती है। दूसरा, एक सीखने वाली बात तो यह भी है कि माता पिता को कभी भी जो है अपने जीते जी, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि जीते जी उन्हें कभी भी जो है अपनी धन संपत्ति अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए। आज का जो ये जमाना है उस हिसाब से। तो अगर कुल मिलाकर के देखो तो यहाँ पर उन्होंने यथार्थवाद यानी कि आज के समय की जो ये सच्चाई है वो, और दूसरा कहानी के माध्यम से उन्होंने आदर्शवाद की स्थापना करने का प्रयास किया है। यथार्थवाद मतलब कि जो सच बात है उनको दिखाना। और मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी आज भी वर्तमान में प्रासंगिक दिखती है। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आई होगी, और जहाँ कहीं भी अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना है। और देखो मेरा मकसद ये है कि जो ये सीरीज में जो चला रहा हूँ, मुख्य मकसद यही है कि जो बच्चे अभी तक या फिर जो एस्पिरेंट जिन्होंने टेक्स्ट बुक अगर नहीं पढ़ी है तो वो कम से कम कहानी को सुन लें, ठीक। और जो महत्वपूर्ण कोटेशन होंगे या जो कथन होंगे इस कहानी के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको आंसर राइटिंग या फिर उत्तर लेखन करते वक्त आपको काफ़ी मददगार होगी। मेरा मकसद यही है, ठीक। अगर आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ या मेरा लेट उठ गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की कहानी को हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, चलिए, ठीक है। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।